नमस्कार। जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ छत्तीसगढ़ की 36 खबरों का ये सिलसिला सुपर फास्ट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में ढाई साल वाले फॉर्मूले को लेकर सत्ता संघर्ष जोरों पर है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 2 सांसद, 3 मंत्री और 32 विधायकों को मिलाकर करीब 35 लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। शेष विधायक मंत्री आज दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस के 2 सांसद भी इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि बृहस्पति सिंह, देवेंद्र यादव, कुलदीप जुनेजा, शिशुपाल सोरी, विनोद सेवनलाल चंद्राकर, विनय भगत, प्रकाश नायक समेत अन्य भी विधायक जितने हैं वो सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मंत्री अमरजीत भगत भी दिल्ली में पहले से डटे हुए हैं। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई छत्तीसगढ़ी भाषा में कराने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना जवाब देने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने सरकार को समय देते हुए 4 हफ्ते बाद जवाब देने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह याचिका छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने दायर की है। और बलौदाबाजार जिले में कुष्ठ रोग की स्थिति को देखते हुए मुंबई के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में जिले में कुल 232 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें अकेले बिलाईगढ़ से 82 मरीज शामिल है। राजनांदगांव में मूर्ति विसर्जन के लिए 10 व्यक्तियों को ही अनुमति दी गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए कलेक्टर ने गणेशोत्सव के पहले ही आंशिक संशोधन किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति मूर्ति दर्शन या पूजा में बिना मास्क के शामिल नहीं होगा। मास्क नहीं लगाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के भोजन या भंडारे की अनुमति भी नहीं दी गई है। दुर्ग में एक्सिस बैंक की नोडल शाखा में 6100 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। ये नोट अलग अलग ब्रांच से 1 मार्च से 27 अप्रैल के बीच जमा किए गए हैं। बैंक ने आर्थिक अपराध शाखा को इसकी सूचना दे दी है। अभी फिलहाल ये पता नहीं लगा है कि ये नोट किसने जमा किए हैं। बहरहाल दुर्ग एसपी प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि पुलिस बैंक तक नकली नोट को पहुंचाने वाले माध्यमों का पता लगा लेगी। छत्तीसगढ़ में बोड़को और फूलबगड़ी गांव के करीब 50 ग्रामीणों ने 15 जन मिलिशिया सदस्यों को लेकर गुरुवार को जिले के केरलापाल थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस अफसरों को बताया कि गांव में अब कोई भी नक्सली संगठन में काम नहीं कर रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल ने बताया कि 4 महिला समेत 15 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष बिना हथियार के समर्पण किया है। आत्मसमर्पित सभी नक्सलियों के खिलाफ गादीरास और फूलबगड़ी थाने में दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी। बीते 3 दिनों में किस्टाराम इलाके के नागाराम और कोतापल्ली के सैकड़ों ग्रामीणों ने 24 मिलिशिया सदस्यों का समर्पण कराया था। इधर नरवा, गरवा, घुरवा, उबारी के साथ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का केंद्रीय टीम जायजा लेगी। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने बताया कि केंद्रीय टीम में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे। टीम 7 सितंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर धरसीवा थाना इलाके में एक युवक की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। मारने वाले ने उसे इस वजह से पीटा क्योंकि उन्हें शक था कि युवक काला जादू करता है। इसी शक की वजह से उसे बेरहमी से तब तक मारते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि मृतक के पड़ोस में रहने वाला युवक है और उसकी मां तथा उसका नाबालिग भाई और उसका एक साथी भी है। सिलियारी के महोदा शीतलापारा इलाके में इस वारदात में 2 युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। धरसीवा थाने में हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर में जिला सचिव संघ के अध्यक्ष सचिन कौशिक पर एक निलंबित सचिव से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला ग्राम पंचायत खैरा के पूर्व सचिव उत्तरा सूर्यवंशी पर शौचालय बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार करने के आरोप से जुड़ा हुआ है।
छत्तीसगढ़ की सत्ता का संग्राम अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। इस खींचतान के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसा है वैसा ही है, यह न डोलेगा न अड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर समर्थक चाहता है कि उसके नेता का सम्मान हो, उसे पुष्पहार मिले। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने नई ऊर्जा के साथ अपने नेता का स्वागत किया, तो इसमें बुराई क्या है। दरअसल पीसीसी चीफ मरकाम गुरुवार को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पहुंचे थे। एक स्थानीय कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस दंपत्ति के फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। दोनों ने 3 लोगों से 5 लाख रुपए ठगे हैं और उसके बाद फरार हो गए। रायपुर के राजेंद्र नगर थाने में पदस्थ पति पत्नी ने पीड़ितों को झांसा दिया था कि उनकी पहचान डीजीपी और गृह मंत्री से है, वे जल्द ही उनकी पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर नौकरी लगवा देंगे। लेकिन पीड़ितों को नौकरी नहीं मिली। उनकी शिकायत पर भखारा पुलिस ने गुरुवार को आरोपी संतोष गुरंग को गिरफ्तार किया है। वहीं उसकी पत्नी गौरी बंजारे अभी भी फरार है। गौरी ही इस पूरे घटनाक्रम की मुख्य आरोपी है। निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीजेआई एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ राजद्रोह भ्रष्टाचार के मामले में 4 हफ्तों तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के खिलाफ स्टूडेंट्स ने अब आंदोलन छेड़ दिया है। वे परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफलाइन के हिसाब से परीक्षाओं की तारीख घोषित कर चुकी है। इसके खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गए और कुलपति डॉक्टर केशरलाल वर्मा के बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन करने बैठ गए। छत्तीसगढ़ के धान संग्रहण केंद्रों में जाम धान की नीलामी नहीं होने के कारण मार्कफेड की बड़ी राशि फंस गई है। इसे देखते हुए मार्कफेड ने सरकार से 9,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बैंक गारंटी मांगी है। इससे पहले भी धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी की मांग की थी। इस साल राज्य में 1 नवंबर से धान खरीदी करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए हफ्ते भर पहले हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में 92 से 95 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। ऑनलाइन ठगी करने वाले जालसाज पेटीएम मशीन लगाने का झांसा देकर कारोबारियों को जाल में फंसा रहे हैं। ठग एजेंट बनकर छोटे और मंझले बाजार जहां ज्यादातर दुकानों में पेटीएम मशीन नहीं है वहां पहुंच रहे हैं और दुकानदारों से मशीन लगाने की प्रोसेसिंग के नाम पर पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर ले रहे हैं। साइबर सेल में शिकायत के बाद एक कारोबारी के खाते में सेंधमारी के पहले उसे ब्लॉक कराया गया। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी लगातार जिलों में दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और विशेष सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत का जायजा लेने जांजगीर चांपा जिले का दौरा किया। उन्होंने जिले के कई गौठानों का औचक निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधियों का भी जायजा लिया और प्रदेश के संसाधन विहीन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आईटीआई में संचालित तकनीकी शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के रामपुर आईटीआई संस्थान में 500 में 337 सीटें अब भी खाली है। सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों ने नए ट्रेड की मांग की जा रही है। वहीं शहर के आईटीआई केंद्र में पुराने ट्रेड ही संचालित हो रहे हैं। कालरी क्षेत्र होने के बाद भी माइनिंग टूल्स रिपेयरिंग ट्रेड की मांग अब तक पूरी नहीं की जा सकी है। प्रशिक्षण केंद्र के संचालित होने वाले ट्रेड के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। छात्रों को अब दूसरी सूची जारी होने का इंतजार है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जुआ सट्टा का खेल पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है। राजधानी पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है।
गंज थाना अंतर्गत जगदीश होटल में जुए का अवैध कारोबार संचालित हो रहा था। पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 9 आरोपितों को जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। इसके बाद उनके पास से कुल 2,56,340 रुपए और 5 गड्डी ताश की पत्तियां भी बरामद की है। गंज थाना प्रभारी से मिली जानकारी के मुताबिक स्टेशन के पास स्थित जगदीश होटल के एक कमरे में बैठकर आरोपी जुआ खेल रहे थे और रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नया फैमिली वेटिंग हॉल बनाया जाएगा। यहां पर यात्री सपरिवार रुककर ट्रेन का इंतजार कर सकेंगे। इस वेटिंग हॉल के सामने ही 24 घंटे खुले रहने वाली दुकानें भी बनाई जाएगी, जहां जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होंगे। इन दुकानों को किराए पर देकर रेलवे कमाई करेगा। रायपुर रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर राकेश सिंह ने ये सभी जानकारी दी। राज्य में मानसून ने तय समय से 4 दिन पूर्व दस्तक दी थी, तो मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया था कि इस वर्ष पर्याप्त वर्षा होगी। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस राज्य के किसानों में पूर्वानुमान से खुशी की लहर थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार न केवल धान की अच्छी पैदावार होगी, बल्कि जल स्रोत भी लबालब होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आधा मानसून निकल जाने के बाद भी राज्य अनावृष्टि की चपेट में है। राज्य के 15 जिलों में 30 से अधिक तहसीलों में सूखे का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में बने नए जिलों में ब्लॉकों को शामिल करने का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में मनेंद्रगढ़ जिले में खड़गवां ब्लॉक को जोड़ने के लिए भी आंदोलन शुरू हो गया है, जिसे लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह और पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में बीते दिनों खड़गवां ब्लॉक को मनेंद्रगढ़ नवीन जिले में शामिल करने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। खड़गवां नागरिक एकता मंच के बैनर तले कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि कोरिया को विभाजित कर नवीन जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बनाने की घोषणा हुई है। फिलहाल नए जिले की सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह बताया कि जिले में आज 3 नक्सलियों राजू उर्फ रोशन ताती, जीरा अलामी और कुम्मा बारसे ने छत्तीसगढ़ पुलिस तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना निरोधक टीके की 2 खुराक ले चुके विमान यात्रियों की RT-PCR जांच की अनिवार्यता को अब फिलहाल समाप्त कर दिया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने ये बताया कि अन्य राज्यों से वायु मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि संशोधित निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण की 2 खुराक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र है, उन्हें RT-PCR जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। शेष यात्रियों के लिए 96 घंटे पूर्व तक की निगेटिव RT-PCR जांच की रिपोर्ट होना अनिवार्य है। और प्रदेश में अब तक बीते 24 घंटों में 47 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, तो वहीं 80 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत अपने घर लौट गए हैं। आइए अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों का दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री और करीब 10 विधायक और निगम मंडल के अध्यक्ष आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो वहीं सीएम बघेल के साथ मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री मोहम्मद अकबर भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 2 बजे राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। जाते जाते सीएम ने कहा कि कल केसी वेणुगोपाल जी का मैसेज आया था, आज उनसे मिलने मुझे दिल्ली जाना है, उन्होंने मुझे बुलाया है इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। मुझे हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। आपको बता दें कि सत्ता संघर्ष प्रदेश में लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में अब तक 50 से अधिक विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचे विधायकों ने देर रात प्रदेश प्रभारी PL पुनिया से मुलाकात कर आलाकमान से मिलने के लिए समय की मांग की थी, लेकिन अब तक उन्हें आलाकमान से मिलने का समय नहीं दिया गया है। वहीं
एआईसीसी ने किसी भी विधायक को दिल्ली नहीं बुलाया है। इस मामले पर भी देर रात पीएल पुनिया ने ट्वीट कर और मीडिया में बयान जारी कर ये बात सबके सामने लाई थी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी बीते कई दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं। वहीं इन सभी विषयों को लेकर के टीएस सिंहदेव ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान क्या कहा, ये भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, कल केसी वेणुगोपाल जी का मेरे पास मैसेज आया था। आज राहुल जी से मुझे मिलना है, तो उनके निर्देश पर मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं। सर, कई विधायक अजय बोल रहे मैं भी कप्तान बनना चाहता हूँ, टीम का हिस्सा मैं भी। अब मैं किसी के वक्तव्य कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मुझे हाईकमान ने बुलाया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। 2.5 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था। और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया, वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था या इस प्रकार की कोई बात है। और पार्टी में काम किसको क्या करना, ये हाईकमांड तय करते हैं सबसे कंसल्टेशन के बाद, और वो जिम्मेदारियां हम लोग निभाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं और दिल्ली आलाकमान से यहाँ की स्थिति पे बात कर रहे हैं। कितने विधायक जा रहे हैं, क्या कुछ पूरे सारे एकजुट हैं, सारे विधायक। गरियाबंद जिले से 80 किलोमीटर दूर उदंती अभ्यारण्य से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एकमात्र मादा वन भैंसा जो उदंती अभ्यारण्य में 7 वर्ष की थी, जिसको संरक्षण व संवर्धन केंद्र में रखा गया था, बीती रात इस मादा वन भैंसे खुशी की मौत हो गई। एकमात्र मादा वन भैंसे की मौत की खबर लगते ही पूरे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। मादा वन भैंसे की मौत की खबर के बाद मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी राजेश पांडे, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक आयुष जैन तथा वन विभाग आला अफसर उदंती अभ्यारण्य पहुंच गए हैं। डॉक्टरों की टीम ने भी वन भैंसे की मौत के कारणों का पता लगा रहे हैं। प्रदेश में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता सरकार को घेरने लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर जिले के सभी जोन मुख्यालयों में भाजपा के नेताओं ने नगरीय निकायों की समस्याओं को लेकर घेराव किया। वहीं जोन मुख्यालयों में मौजूद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर वार्ड की तमाम समस्याओं को सुधारने की भी अपील की है। पर ये कांग्रेस की सरकार पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार के 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, 36 में से एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया। चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार, किसान कृषि क्षेत्र का कार्य हो, चाहे महिला समूह के लिए कमिटमेंट जो किया हो, आंगनवाड़ी के लिए किया हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, कोई भी कमिटमेंट इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। और अब ये सरकार जनता से आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी ने रायपुर नगर निगम के सभी 10 जोन का घेराव कर प्रदर्शन किया, जोन क्रमांक 2 में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई। इसे लेकर रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी अपने आप को राजनीति में जिंदा रखने के लिए बेफिजूल घेराव कर रही है। कोरोना वायरस के बीच विकास कार्य जारी रहा है। मात्र 1.5 साल में हमने 152 करोड़ सभी वार्डों में खर्च किए हैं। पिछले 15 सालों में विकास के नाम पर जिन्होंने जनता को धोखा दिया है, वो महज 1.5 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर विकास कार्य नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि इतना कीर्तिमान जो अभी मैंने 20 ठोंगों जो गिनाया, शायद आप शायद नहीं थे, हम लोग ने ये 20 ठोंग काम ये कोविड काल में ही किया, नहीं तो मेरे ख्याल से इतना विकास काम जो अभी 1.5 साल में हुआ, मेरे ख्याल से वो कभी नहीं हुआ जो 1.5 साल में काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अगर विकास के काम नहीं हुए हैं तो फिर 152 करोड़ रुपया कैसे वार्डों में खर्चा हो गया। अगर हम 152 करोड़ की बात करेंगे तो प्रत्येक वार्ड में 2 करोड़ रुपया कैसे खर्चा हो गया।
अंतागढ़ में सर्व समाज के द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ उनका आरक्षण खत्म करने को लेकर रैली निकाल प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ये रैली अंतागढ़ ब्लॉक के सर्व समाज ने शीतला मंदिर प्रांगण से निकाली। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं सुभाष की बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात। सुनिए सुभाष की बात। वर्णवादी व्यवस्था में हमारा पूरा देश अलग अलग वर्णों के साथ साथ अलग अलग जातियों उपजातियों में विभक्त है और जातिगत अस्मिता की जड़ें इतनी गहरी है कि लोग अपनी जाति को पे अभिमान भी करते हैं और कई बार मजबूरी में अपनी जाति छिपाते हैं। बिहार एक समय उस तरह का राज्य था जहां पर लोग अपनी जाति अपनी सरनेम अपने साथ नहीं लगाते थे, वो अपने नाम के पीछे या तो कुमार या रंजन लगाते थे। वही बिहार अब 2021 की जहां पे जनगणना पूरे देश में होनी है तो वहां पर वो कह रहे हैं कि इस बार की गणना में जो होगी उसमें जन की गणना के साथ जाति की गणना हो, और जाति की गणना इसलिए हो कि वहां के जो ओबीसी वोट बैंक है उनको लगता है कि जो 27% का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी के लिए एक सीमा तय की गई है, उस सीमा वो आगे बढ़े। और वहां के सारे नेता जो एक दूसरे को गालियां निकालते हैं वो सब इकट्ठे हुए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव सहित सब लोग गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने मांग की कि इस बार की जो गणना हो रहा है 2021 की उसमें वो जातिगत आधार पर हो। जातिगत आधार को लेकर लोग कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है। जो उनके नेता हैं शरद यादव सहित बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब आप अनुसूचित जाति जनजाति की गणना करते हो तो बाकी जातियों की ओबीसी की गणना करने में क्या दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले जाति नहीं पूछी जाती थी, जाति पूछी जाती थी पर उस जाति को सार्वजनिक नहीं किया जाता था कि कौन सी जाति क्या है। पर अब ऐसा लगता है कि देश में ओबीसी जो है उसकी संख्या बढ़ी है और कुछ राज्यों में जहां पर ओबीसी ज्यादा है वहां के नेताओं को लगता है कि यदि जातिगत गणना हुई तो निश्चित रूप से वहां पर जो आरक्षण सीटों का आरक्षण का जो प्रतिशत है वो बदलेगा और उससे चुनाव में जो ओबीसी के लोग हैं उनको फायदा होगा। इसीलिए ये मांग बिहार से भी उठी है, ये मांग मध्य प्रदेश में भी लोग कर रहे हैं, इसी तरह की मांग राजस्थान में लोग कर रहे हैं। तो अलग अलग जातियां से जुड़े नेता जो हैं उनका भी वोट बैंक बढ़ेगा। वो बताएंगे कि हमारी इतनी ताकत है। हम देखते हैं कि हमारे जब चुनाव होता है तो हम लाख कहें कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम जाति निरपेक्ष हैं, पर जब टिकटों का बंटवारा होता है तो इस आधार पर टिकट का बंटवारा होता है कि किस जाति के वोटर वहां ज्यादा है और उसको वोट कैसे मिलेंगे। वहां व्यक्ति की जो योग्यता है वो गौण हो जाती है, उसकी जाति प्रमुख हो जाती है और जाति के आधार पर लोग वोट मांगते हैं। इधर के दिनों में हमने देखा है कि जाति अस्मिता को जगाने वाले बहुत सारे जुलूस आयोजन हो रहे हैं। हर जाति अपनी स्ट्रेंथ बता रही है। जिसके भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वो ये बताने की कोशिश करती है कि हमारा बाहुल्य है, आप हमको इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। संत कबीर कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। रैदास ने भी इसी तरह की जात पात को लेकर बात की है। हमारे अपने छत्तीसगढ़ के बाबा गुरु घासीदास कहते हैं कि मनखा एक जात, कुकुर बिलाई की जात होते। पर हम बहुत जातियों में बैठे हैं। जो जितना पढ़ा लिखा है, खास करके हम विश्वविद्यालयों की बात करें, शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें, तो वहां जाति गुट हैं। अलग अलग जाति के लोग अपनी जाति के लोगों को मदद करते हैं। हम अपनी आपसी बातचीत में कहते हैं कि इधर के दिनों में इस जाति का बाहुल्य है, अभी ठाकुरों की चल रही है, तो अभी कुर्मियों की चल रही है, अभी ब्राह्मणों की चल रही है, तो अभी SC ST एक हो गए। ये इस तरह की बात करते हैं। अगर जातिगत गणना होती है तो ये आने वाला समय बताएगा कि इससे किसको नफा और किसको नुकसान होगा। पर अगर हम बात करते हैं प्रथम दृष्टा तो हमको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो नेता आ गया है तो उससे ओबीसी को फायदा होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि नेता बिना किसी फायदे के
या बिना किसी अपने गुप्त एजेंडे के कहीं कोई काम करते हो, ऐसा अभी तक हमको दिखलाई नहीं पड़ा है। तो जहां कबीर साहब की, जैसे मैंने पहले भी बात की कि कबीर साहब ने हमको लाख समझाइश दी हो, रैदास ने हमको लाख समझाइश दी हो, गुरु नानक ने हमको लाख समझाइश दी हो, और रैदास ने तो कहा है कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, दास रहे दास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं कुजात। दरअसल जो जात का झगड़ा है वो बहुत गहरा है, और चूंकि वो आरक्षण से जुड़ा है, वो चुनाव से जुड़ा है, वो वोट बैंक से जुड़ा है, इसीलिए हम देखते हैं कि उसको लेकर बहुत तरह की बातचीत हो रही है। और जातिगत गणना की जहां तक बात है, उसके पीछे भी यही मंशा है, पर जो लोग इसको चाहते हैं उनके अपने तर्क हैं। जो इसको नहीं चाहते उनको लगता है कि देश जातिगत गणना के बाद और बुरी तरह से विभक्त होगा, जिस तरह की संप्रदाय के नाम पर विभक्त है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग संप्रदाय के लोगों को किसी भी गलती के कारण गरियाते हैं। तो एक बार ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जातिगत गणना भी जब हो तो एक हम लोग और बुरी तरह से जातियों में विभक्त हों। जो जातिगत जनतंत्र की व्यवस्था को जो पुख्ता करने की बात हो रही है, उसके पीछे कहीं कहीं ये भावना छिपी है, क्योंकि अभी 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी के लिए है। हम सब मनुष्य हैं, हमारे भीतर एक सा रक्त बहता है। हमारे जितने समाज सुधारक हुए हैं, हमारे धार्मिक नेता हुए हैं, उन्होंने बार बार इस बात को सचेत किया है कि आप अगर धर्म संप्रदाय जाति में बटोगे तो आप कहीं नहीं रहोगे, आप मनुष्य हो और मनुष्य की तरह रहो। पर एक बार फिर से जनगणना होने वाली है, तो जाति का जो भूत है वो निकला है, और कहीं ना कहीं इसमें भाजपा भी पीछे से इसको सपोर्ट कर रही है। और उसको भी लगता है कि कहीं, क्योंकि ओबीसी का जो कार्ड है चुनाव में, वो खेलना हर कोई चाहता है, और वो चाहता है कि ओबीसी के आधार पर हमारी सीटें बढ़े, आरक्षण का प्रतिशत बढ़े। और इसमें नुकसान जो जिसको तथाकथित अपर कास्ट कहते हैं, वो अपर कास्ट को हो सकता है, क्योंकि अगर जब जाति आधार पर ये पता चलेगा कि इस क्षेत्र में इसके नेता, इसकी मतदाता ज्यादा है, तो लोग वहां से टिकट मांगेंगे। जो लोग नौकरियों की बात कर रहे हैं, नौकरियों में एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है कि नौकरियां आरक्षण के आधार पर मिलती है। अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं वो बताते हैं कि जितनी नौकरियां हैं और जितनी जातियां, उनकी तुलना में अगर हम दोनों का अगर कंपेयर करते हैं तो कहीं कोई साम्य नहीं है। नौकरियों की कमी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, जिनको आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग, वो भी नौकरियों के लिए उतनी ही मारामारी, उतनी ही लाइन लगी है जितनी बाकी कहीं है। केंद्रीय नौकरियों में जो स्थितियां बनी हुई है उसमें अनुसूचित जाति के लिए 17%, अनुसूचित जनजाति के लिए 6% और ओबीसी के लिए 5% नौकरियां। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 1963 जातियां हैं हमारे यहाँ, 3973 उपजातियां हैं, और इसके विरुद्ध केवल 522 नौकरियां हैं। तो ये जो नौकरियां हैं, जब हमने मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी, तो जब ओबीसी के आरक्षण की बात हुई थी तो पूरे देश में बहुत बवाल हुआ था। क्योंकि अभी भविष्य में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये जो जातिगत गणना की बात हो रही है, दरअसल ये उन चुनाव से जोड़कर इसको देखने की जरूरत है। पर एक दूसरे के भीतर एक तरह की वैमनस्यता पैदा की गई है कि आरक्षण के कारण आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप प्रतिभाशाली हैं, आपको कॉलेज में इसलिए एडमिशन नहीं मिल रहा है कि आप आरक्षण श्रेणी में नहीं आते। कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है, पर इतनी सीटें कम है, चाहे मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, कि वहां पे सीटें कम है, कॉलेजों में सीटें कम है, हर जगह सीट कम है। हम रेलवे की बात करें, यदि सब लोग यात्रा करने शुरू कर दें तो हम पैसेंजर डब्बे का जो हाल देखते हैं उसी तरह का हाल पूरे देश का है। तो बात हो रही है जाति गणना की, तो जाति गणना को लेकर बिहार से मांग उठी है, सब लोग प्रधानमंत्री से मिले हैं, इसके बहुत सारे मायने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।